गुड मॉर्निंग। आज काफी जल्दी उठा दिया मैंने। हाँ मैम। Yes, नो मैम। पक्का? जस्ट अ मिनट, Yes, लेट ma'am. मी जस्ट मैम लग रहा है आज आप जल्दी उठे। क्या कह रहे हो? लग रहा है आज आप जल्दी उठे। नहीं नहीं, मैं तो जल्दी ही उठती हूँ। इट्स ऑलवेज लाइक दैट। हम लोग तो कॉलेज 9 बजे पहुंच चुके होते हैं। So I'll have to turn off my camera today, right? Yes, ma'am. So A3 students are also there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड गुड। अच्छा, कल मैंने नोट्स का एक्सेस खत्म किया था, बट अब मैंने पहले एक्चुअली ड्राइव का पूरा एक्सेस था आपके पास। अब मैंने नोट्स का एक्सेस आपको दिया है, तो वो मैं आज शेयर करूंगी आफ्टर द क्लास इज ओवर, राइट? सो A3 and A5 I have finished with operators. Yes, ma'am. बट A3 के लिए मैं एक बार ऑपरेटर्स लास्ट का पार्ट थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी। So today we have to study this actually decision control structures, but उससे पहले मैं एक बार operators just wind up कर रही हूँ for the sake of A3. So can you see my screen, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तो A3 मैंने आपको A3 and in fact A5 के भी कुछ students का गलत था, तो मैंने उनको ये questions दिए थे to try at home. So have you solved everybody? Yes, ma'am. पहले वाले का आंसर 8 है, ये तो मैंने सॉल्व किया था। सेकंड वाले का आंसर 7 है। आया है सबका? एनीबडी हु कुड नॉट गेट दिस आंसर? No, ma'am. No, ma'am. ऑल राइट। थर्ड का 10 है, नहीं आया है और नहीं सॉल्व किया अगर, तो नोट डाउन कर लो सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग, तो आप वैसे मैं आज शायद ये नोट्स डाल दूंगी ऑपरेटर्स वाले। फोर्थ का जो आंसर है दैट इज 7 एंड फिफ्थ का आंसर इज मैम 4। मैम 4 का मेरा नहीं आया मैम। 4 का आपको नहीं आया है, तो आई जस्ट सॉल्व इट फॉर यू। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन ये था, है ना? जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ये क्वेश्चन था आपका, k इज इक्वल टू 9 माइनस 12 बाय 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। सो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या चीज सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई होती है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राइट? अब यहाँ भी ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ भी ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम लोग एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट हमें जो भी ब्रैकेट मिल रहा है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाला मिल रहा है, राइट? तो इट बिकम्स 9 माइनस 12 बाय 6, ये ब्रैकेट खुल गया, इनटू ब्रैकेट में 2 माइनस 1। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई है, राइट? सो इट बिकम्स 9 माइनस 12 बाय 6 इंटू 1। आया यहाँ तक समझ में? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद क्या सॉल्व होगा? डिवीजन पहले सॉल्व होगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी बराबर होती है, बट क्योंकि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी देख रहे हैं इसलिए पहले डिवीजन सॉल्व होगा। तो 9 माइनस 2 इंटू 1 बन जाएगा। उसके बाद k इज इक्वल टू 9 माइनस, अब मल्टीप्लिकेशन होगा विच इज 2 एंड देन k इज इक्वल टू 7। सो दिस इज दैट। ठीक है? Okay, ma'am. तो फिफ्थ का आंसर 4 है। ठीक है, इसमें इनर ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद जो है
मल्टीप्लिकेशन होगा, देन पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा एंड देन इस तरीके से होगा। उसके बाद 6th का आंसर -2 है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस सिंपल हैं। मैंने A5 को बताया था कि मैं एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चंस दूंगी। दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे ये काम कर रहे हैं ऑपरेटर्स, हाउ आर यू चेकिंग द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। बट जब एग्जाम में देंगे तो इसको कॉम्प्लिकेटेड करके देंगे, रिलेशनल भी लगाएंगे, लॉजिकल भी लगाएंगे, बिटवाइज भी लगाएंगे, सारे ऑपरेटर्स लगा के देंगे। सो बेसिकली ये जो टेबल है ये आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसका रट्टा मारें, बट इसको इस तरीके से याद रखो कि सबसे ऊपर ब्रैकेट होते हैं, फिर यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर बोलते ही याद आना चाहिए कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉट। फिर जो है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देखो मैथ्स में भी ऊपर ही होता है, तो यहाँ भी ऊपर ही है। मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड ऊपर है, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन है, देन सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को छोड़ के। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आए, फिर इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर एंड, और फिर लॉजिकल आता है, तो एंड आया, फिर और आया, और फिर कंडीशनल आया। तो इस टेबल को ये सब इतना रटने की जरूरत नहीं। एसोसिएटिविटी एंड ऑल, एसोसिएटिविटी सबकी लेफ्ट टू राइट होती है, सिर्फ यूनरी वालों की राइट टू लेफ्ट होती है। तो ये तो आपको याद ही है, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि ब्रैकेट, यूनरी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिलेशनल, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड और कंडीशनल। फिर ये वाली चीज जो है ये A5 में हो चुकी है, और A3 में मैं इसको कल कराऊंगी। अभी मैं ये प्रोग्राम्स कराना चाह रही हूँ which are based on operators। तो एक बार इसको देखो, try the following programs, write a program to convert temperature from degree Celsius to degree Fahrenheit। हो जाएगा ये? Yes. What is the formula? What is the formula? C is equal to 9, F is equal to 9 by 5 C plus 32. देखो C by 5 is equal to F minus 32 by 9. This is the formula, right? अब हमें करना क्या है, हमें सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है और उसे फ़ारेनहाइट में बताना है। यानी हमें अल्टीमेटली कंप्यूट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, F। तो ये फॉर्मूला हम चेंज करेंगे इस तरीके से कि F इस तरफ आ जाए, है ना। तो अगर F को इस तरफ ले जाएंगे तो इट बिकम्स 9 into C by 5 plus 32। इट बिकम्स लाइक दिस, ठीक। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को कैसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि ऑपरेटर, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी क्या होती है। पहले याद है हम इसे ब्रैकेट लगा लगा के लिखते थे, क्योंकि तब तक हमें पता नहीं था कि प्रायोरिटी क्या है। अब हमें सारी प्रायोरिटीज पता है, तो अब हम कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाएंगे। तो देखो अब हम चाहते क्या है कि पहले 9 into C हो, तो देखो प्रेसिडेंस के हिसाब से देखो 9 into C ही होगा पहले, फिर डिवाइडेड बाय 5 होगा, यही हम चाहते थे, यही हो रहा है, प्लस 32। तो देखो बिना किसी ब्रैकेट के अब हम आराम से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे 9 by 5 into C plus 32, एक ही बात है। मैथ्स के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, बट C के हिसाब से हम जानते हैं कि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा? डिवीजन डिवीजन काम करेगा, राइट। और देखो डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन करेगा, बिकॉज डिवीजन की प्रायोरिटी और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी बराबर होती है, प्रेसिडेंस इज इक्वल। तो हम एसोसिएटिविटी देखेंगे विच इज लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में हमें सबसे पहले कौन मिल रहा है? डिवीजन, तो डिवीजन करेंगे। अब देखो ये अगर फॉर्मूला तुमने प्रोग्राम में लगा दिया तो आंसर सही नहीं आएगा। व्हाट इज द रीजन? इंटीजर का डिवीजन इंटीजर से हो रहा है। आंसर आना चाहिए था 1.8 पर आएगा 1, ठीक। सो इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? आइदर वी पुट 9.0, किसी एक को भी फ्लोट बना दे तो हमारा काम हो जाएगा। या तो 9 को 9.0 बना दो, या 5 को 5.0 बना दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। तो इसको अगर ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से लिख रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एक दोनों में से कोई एक ऑपरेंड जो है दैट शुड बी अ डेसिमल, राइट। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। फॉर्मूले हमें पता है। सबसे पहले कमेंट लाइन लिखते हैं ना, तो कमेंट लाइन में मैं लिख देती हूँ टेम्परेचर कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन, राइट।
और फिर हैश इंक्लूड, ये सब तो आता है आप लोगों को, stdio डॉट h हैश इंक्लूड डॉट h एंगल्ड ब्रैकेट में। आज मैं तुम लोग की कॉपी चेक करना स्टार्ट करूंगी, आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, तो आज चेक करके भेजती हूँ सेशनल की कॉपी। सो वॉइड मेन, मैम मैंने जैसे नेट पे एग्जांपल देख रहा था प्रोग्राम्स के, तो वहां पे कभी कभी वॉइड मेन की जगह इंट मेन भी यूज करते हैं, तो मतलब ये डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं, मैं बताती हूँ। देखो वॉइड मेन का मतलब ये है कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है मेन नाम का जो फंक्शन है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये वैल्यू किसको रिटर्न होती है? जो इस फंक्शन को कॉल करता है। तो बेसिकली जो कंपाइलर है वो इस फंक्शन को कॉल करता है। तो देखो अगर हमने वॉइड मेन लिखा है, इसका मतलब मेन फंक्शन कंपाइलर को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इसीलिए जो इसकी बॉडी हम लोग लिखते हैं, जैसे बॉडी यहाँ खत्म हुई, इसके अंदर तुम्हें रिटर्न नाम का कोई स्टेटमेंट दिखाई नहीं देता। वॉइड मेन की जगह अगर तुम इंट मेन लिख दोगे तो उसका वो भी ऐसे भी लिखा जाता है, इंट मेन। अगर इंट मेन लिखते हो तो उसका मतलब ये है कि तुम कंपाइलर को कोई इंटीजर रिटर्न करोगे। ये जो मेन फंक्शन है ये कोई इंटीजर रिटर्न करेगा। तो जनरली जब इंट मेन लिखा जाता है तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जहां पे तुम्हारा ये कर्ली ब्रेस खत्म होता है, वहां पर जनरली उसके पहले इस तरह की चीज लिखी जाती है, रिटर्न, और फिर ब्रैकेट में कुछ जीरो या 1 या कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। जनरली 0 या 1 रिटर्न किया जाता है, वैसे आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। तो देखो अगर इंट मेन लिखा है तो फंक्शन की जो मेन की बॉडी होगी उसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट तुम्हें दिखाई देगा, ठीक। और अगर वॉइड मेन लिखोगे तो ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिखेगा। तो हम लोग वॉइड मेन लिखते हैं, इसलिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाते। और अगर तुम लेटर सी पढ़ोगे तो वहां पर भी कहीं वॉइड मेन नहीं दिखेगा, तुम्हें हर जगह इंट मेन दिखेगा या फिर सिर्फ मेन दिखेगा, ना वॉइड लिखा होगा ना इंट लिखा होगा। तो जब सिर्फ मेन लिखते हैं तो भी उसका मतलब ये होता है कि इट इज रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू। जब हम फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं बताते, जब हम ये नहीं बताते कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो कंपाइलर अज्यूम करता है कि इंटीजर ही रिटर्न करेगा। तो देखो जैसे मेन के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया, अगर मैं वॉइड लगाती तो इसका मतलब मैं बता रही हूँ कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मैं इंट लिख रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि इंटीजर रिटर्न करेगा। बट जब मैं कुछ नहीं लिखती हूँ तो कंपाइलर अज्यूम कर लेता है कि इंटीजर रिटर्न होगा। तो जब इस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं तब भी रिटर्न हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है रिटर्न एंड ऑल, ये सब बहुत बाद में समझ में आएगा जब हम लोग फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तुमने ये पूछा है तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज किताबों में तुम्हें वॉइड मेन नहीं मिलेगा। हम लोग जनरली वॉइड मेन इसलिए लिखवाते हैं ताकि हमें रिटर्न वगैरह अभी ना बताना पड़े स्टूडेंट्स को, और तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे प्रोग्राम। वैसे इंट मेन या सिर्फ मेन भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। ओके मैम। फ्लोट मेन भी होता है? फ्लोट मेन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ भी रिटर्न फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन मेन एक ऐसा फंक्शन होता है जो जनरली जिसको हम इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। वैसे फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, बस जैसा तुम रिटर्न टाइप दे रहे हो वैसा तुम्हें वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। यस मैम। ओके मैम। ओके, अब देखो वॉइड मेन के अंदर आए। अब हमें ये काम करना है, हमें फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड? 2। देखो एक तो सी की वैल्यू चाहिए। इस पूरे फॉर्मूले में हम क्या नहीं जानते हैं, हमें निकालना है एफ, तो ये तो हमारा काम है। और एफ निकालने के लिए हम क्या नहीं जानते हैं, सी की वैल्यू। तो हम सी की वैल्यू यूजर से मांगेंगे, है ना। तो 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, एक एफ जिसमें आंसर आएगा और एक सी जिसमें हम सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इनपुट कराएंगे। So what should be the data type? Int लें कि float लें? फ्लोट मैम। Float is preferred। उसका रीजन ये है कि दोनों तरीके की वैल्यूज हैंडल हो जाएंगी। एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन ये है कि फ्लोट जो है डिवाइडेड बाय 5 वगैरह जब करोगे तो चांसेस हैं डेसिमल में आने के। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लगाएंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे printf enter the temperature in degree Celsius \n। ये \n क्या चीज है? न्यू लाइन। प्रिंट करेगा। न्यू लाइन। यस मैम, न्यू लाइन।
आंसर सुनो, इसका आंसर सुनो। इट इज एन एस्केप सीक्वेंस and it is used for a new line character. So it is an escape sequence and is used for a new line character. ठीक है, तो इसको आज के बाद ऐसे बताना है। तो %F&C, ऐसा करने से हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मिल जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को उठा के लगा देंगे। F इज इक्वल टू, ज्यादा अच्छा है अगर हम ऐसे लिखें 9 × C + 5 डिवाइडेड बाय 32। ऐसा वही बच्चे लिखें जिन्हें अच्छे से प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी समझ में आती है। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दें, वो ज्यादा सेफ तरीका है। लेकिन अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव, अच्छा ये बताओ कि ये मैंने ठीक लिखा है? एक बार जरा अच्छे से प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी देख के बताओ। सबसे पहले क्या होगा? 9 × C, तो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये ठीक है? नो मैम, नो, क्योंकि 5/32 का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यस मैम। तो हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे लाइक दिस। अब ठीक है? हाँ मैम। यस मैम, अब सही है। तो देखो, इस जो हमने चैप्टर पढ़ा है ऑपरेटर्स, उसको पढ़ने का एडवांटेज ये है कि नाउ वी अंडरस्टैंड। क्योंकि काफी बच्चे जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि मैम हमने सी को लिया तो है फ्लोट में, ये फिर आंसर क्यों नहीं दे रहा है, ये क्यों आ रहा है। और कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि उनका आंसर ठीक नहीं आ रहा। क्योंकि बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है कि आउटपुट कुछ भी आ गया, अगर आउटपुट आ गया इट मीन्स कि दे हैव डन द प्रोग्राम। दे डू नॉट एनालाइज इट। वो चेक नहीं करते कि अगर 32 सेंटीग्रेड दे रहे हैं तो इतना फ़ारेनहाइट आ रहा है कि नहीं। दे डू नॉट सी लाइक दिस। तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनका आंसर ठीक नहीं आ रहा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आप जानते हो कि आंसर ठीक तब आएगा जब हम इसको पैरेंथेसिस में डालेंगे, नहीं तो आंसर ठीक नहीं आएगा। सो %F एंड वी पुट इट इन F, उसके बाद गेट CH एंड वी पुट अ ब्रैकेट। यस, अब बताओ मैम ये फॉर्मूला, क्या बेटा? वो फॉर्मूला सही है? क्यों फॉर्मूला सही नहीं है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। फॉर्मूले में तो कोई गलती नहीं लग रही। यही होता है फॉर्मूला, कुछ और होता है क्या? यस मैम, सही है। फॉर्मूला ठीक है मेरे ख्याल से, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम। हाँ मैम, फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला में कोई गलती नहीं। सो A3 स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेम्परेचर कन्वर्जन का प्रोग्राम? यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, गुड। सो देखो, ये हो गया हमारा टेम्परेचर। मैंने जानबूझ के इसको यहाँ क्यों कराया है, क्योंकि मैं ऑपरेटर पढ़ाने के बाद इसको करवाना चाहती थी, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि कहाँ ब्रैकेट लगेगा एंड ऑल दैट। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको एक ही प्रोग्राम बनाना है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो 2 आउटपुट आने चाहिए इस तरीके का। एक आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस मच और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस मच। ऐसा आंसर आना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, राइट? तो C के हिसाब से P/R/T लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो PRT नहीं समझता, उसको ऑपरेटर बताना पड़ता है। तो P/R/T/100 लिखेंगे, ठीक? ऑल राइट। अब देखो, ये फॉर्मूला क्या मैंने ठीक लिखा है? जरा ऑपरेटर के टर्म्स में देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं मैम, पैरेंथेसिस लगेंगे मैम। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, किसी पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी टी का वैल्यू पता नहीं है। सबसे पहले P/R लगेगा, आई मीन कैलकुलेट होगा, फिर इंटू T कैलकुलेट होगा और उसके बाद पूरा PRT 100 से डिवाइड होगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, किसी भी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। बोलो, इज इट ओके? हाँ मैम, ओके मैम, क्लियर।
तो देखो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में तो हमें यूजर से पी, आर और टी की वैल्यू मांगनी पड़ेगी, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें 3 वेरिएबल्स पी, आर, टी चाहिए जिसमें हम इनपुट कराएंगे, और एक एसआई नाम का वेरिएबल भी चाहिए जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे। अब इसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, द फॉर्मूला इज, एक अमाउंट होता है जो पहले निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाय 100 टू द पावर ऑफ T। इट्स लाइक दिस, पावर ऑफ टी। यस मैम। ठीक है। तो एक अमाउंट निकलता है और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकलता है। अमाउंट, ये जो अमाउंट होता है ये हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होता है। तो a माइनस पी जब करोगे तो जाके तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। सो देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है, हमें सिर्फ पी, आर, टी बता दो, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो मुझे पहले खुद से अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट मैं खुद से निकालूंगी, उसके बाद अमाउंट में से अगर मैं पी माइनस कर दूंगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो, अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? पी, आर और टी, वो तो ऑलरेडी मैंने यूजर से मांग ही रखा है, तो अमाउंट में आराम से निकाल लूंगी, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं आराम से निकाल लूंगी पी को माइनस करके। यानी मुझे कोई एक्स्ट्रा इनपुट की जरूरत नहीं है। इनपुट मुझे सिर्फ पी, आर, टी चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी ए की, एस आई की और सी आई की। बोलो, यहाँ तक ठीक है? यस मैम। यस मैम। सो व्हाट डू यू से, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड? 6 मैम। सिक्स में एक तो पी चाहिए, एस आई, सी आई, पी, आर, टी और बिल्कुल ठीक। एक तो पी, आर, टी चाहिए, 3 तो ये हो गए, और एक एस आई चाहिए, एक ए चाहिए और एक सी आई चाहिए। यस, तो हमें टोटल 6 वेरिएबल्स चाहिए। तो हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट ही लेना अकलमंदी है, बिकॉज हमें पता है कि इसमें तो बहुत सारा फ्लोट ही आने वाला है, राइट। तो फ्लोट वैल्यू सही रहेगी। हाँ, तो सबसे पहले P ले लेते हैं, R ले लेते हैं, T ले लेते हैं, एक A ले लेते हैं। अब A समझ में आ रहा है कि क्यों लिया है ना, और फिर SI हो गया और एक CI हो गया। इतना हम लोगों को लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज तो ये समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये है, देखो कि ये टू द पावर ऑफ T कैसे लगाएंगे। इसके लिए POW फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जब हमें x स्क्वायर ऐसा कुछ करना होता है, जैसे मैं मान लो x स्क्वायर लिखना चाहती हूँ, तो इसको करने के लिए मैं ऐसे लिखूंगी, और मान लो x स्क्वायर को मैं y में स्टोर करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक दैट। तो मैं ऐसे लिखूंगी y इज मैं ऐसे लिखूंगी y इज इक्वल टू POW x, 2। देखो, POW C में एक फंक्शन होता है, इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। ये पहले से C में बना हुआ प्रोग्राम है जो पावर कैलकुलेट कर सकता है। इसमें 2 चीजें भेजनी होती है, एक तो वो जिसके ऊपर पावर लगानी है, तो देखो x है जिसके ऊपर पावर लगानी है, और दूसरा वो भेजना होता है जितने की पावर लगानी थी, तो 2 की पावर लगानी थी। तो x, 2 अगर लिख रहे हो इसका मतलब x स्क्वायर करना चाह रहे हो, x, 3 लिख रहे हो इसका मतलब x क्यूब करना चाह रहे हो, x, 5 लिख रहे हो उसका मतलब x टू द पावर ऑफ 5 निकालना चाह रहे हो, x, t लिख रहे हो इसका मतलब x टू द पावर ऑफ t निकालना चाह रहे हो, राइट। अब ये जो POW फंक्शन है, ये एक प्रोग्राम है जो ऑलरेडी बना हुआ है और एक हेडर फाइल में स्टोर्ड है जिसका नाम है math.h। तो जितने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, आई मीन प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, जैसे साइन निकालना है, कॉस निकालना है, लॉग निकालना है, पावर है, स्क्वायर रूट है, तो ऐसा नहीं कि हर चीज का फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो तुम्हें पावर निकालने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे इस POW फंक्शन को यूज कर लो। इसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, कि हमने POW को बुलाया और उसे x और 2 पकड़ा दिए, और POW हमारे लिए क्या निकाल के दे देगा? x स्क्वायर। इट इज लाइक दैट, ठीक।
तो जब ये वाला स्टेटमेंट रन होगा तो कंपाइलर इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे देगा जो कि वाई में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी पावर निकालनी है, स्क्वायर निकालना है या क्यूब निकालना है या कोई भी चीज की पावर निकालनी है तो आप पीओडब्ल्यू फंक्शन का यूज करें। और अगर पीओडब्ल्यू का फंक्शन यूज कर रहे हो तो हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच होना जरूरी है, नहीं तो ये फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनो, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पीओडब्ल्यू यूज करते हैं लेकिन ये लिखना भूल जाते हैं। सो अगर तुम ये लिखना भूल जाओगे तो हो सकता है कि एरर ना आए, बट द आंसर विल नॉट कम। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग एन एरर एंड इफ यू आर गेटिंग एन एब्सर्ड आउटपुट या आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कि क्या एरर है। वैसे तो जनरली एरर आता है, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच ना लिखने पे आता है प्रोटोटाइप मिसिंग, लेकिन एट टाइम्स नहीं भी आता है। लिखना है कि कहीं भी लिख सकते हैं ये हाँ, इंक्लूड मैथ? देखो ये जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं ये हैश इंक्लूड वाले, ये हमेशा वॉइड मेन के ऊपर लिखे जाते हैं, बट देन इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहले एसटीडीआईओ और कोनियो होनी चाहिए उसके बाद ही मैथ होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो, मैथ कोनियो एसटीडीआईओ, एसटीडीआईओ मैथ कोनियो, कैसा भी ऑर्डर हो सकता है, बट इट शुड बी अबव मेन। ओके मैम। क्लियर? राइट। सो देखो अब इस प्रोग्राम में मुझे ये चीज लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी वो मैं लिख के दिखा रही हूँ। मैं ऐसे लिखूंगी a इज इक्वल टू p इंटू, क्योंकि देखो ये p और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं ऑपरेटर है तो मैंने इंटू डाला है, ठीक। उसके बाद ये पूरा टू द पावर ऑफ t लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। कैसे लिखूं बताओ? POW लगाऊं, 1 प्लस R plus R by 100 comma t t। देखो है ना, तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है इसके ऊपर t की पावर हो जाएगी और ये चीज इंटू p हो जाएगी, यानी इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को लिखना है। क्लियर? yes ma'am clear ma'am yes ma'am तो देखो अब मैं इस प्रोग्राम को लिखने जा रही हूँ, ये सारा एक्सप्लेनेशन जरूरी था, अब मैं इस प्रोग्राम को लिखने जा रही हूँ। सो ये सारे प्रोग्राम्स देखो क्लास में मुझे लिखने पड़ते हैं, अगर तुम मेरे पास ऑफलाइन मोड में होते तो मैं लिखती नहीं, मैं आप लिखते और मैं देखती कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, बट अभी मजबूरी है कि ऑनलाइन में हमें लिखना पड़ रहा है और आप सिर्फ देख रहे हो। तो आई वांट कि ये सब अपने आप तुम हाथ से लिख के बाद में देखोगे, ठीक। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इन, हाँ बोलो बोलो क्या बेटा? आपने स्क्रीन शेयर किया, आपने ये पूछा क्या? यस मैम, देख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा? दिख रहा है, हाँ दिख स्क्रीन, रहा है। एक बार मैं दोबारा से बंद करके शेयर कर देती हूँ। वैसे कुछ तुम देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करके अब दिख रही है? नो मैम, नो मैम, यस मैम। लीव करके एक बार लीव करो मीटिंग और दोबारा से आओ, फिर बताओ दिख रही है कि नहीं। बाकियों को तो दिख रही है ना? yes ma'am, Yes, ma'am. clear and clear। राइट, सो वी हैव फ्लोट। अब देखो क्या, अब तुम्हें क्लियर है कि क्या क्या डालना है। हमें चाहिए PRT SI A एंड CI, ठीक है। उसके बाद हमें CLR SCR लगाना है एंड देन हमें लिखना है, हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए, PRT, और हम पूरा प्रोग्राम कर लेंगे। सो एंटर वैल्यू ऑफ PRT। अच्छा होता अगर ऐसा लिखते कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम, बट अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे PRT, देन वील राइट scanf %f हेडर नहीं लेंगे? हाँ राइट मैथ्स का हेडर बिल्कुल लेंगे, मैथ्स का हेडर। सो हैश इंक्लूड, और इसका नाम देखो मैथ है, मैथ्स नहीं है, इट्स मैथ डॉट एच। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग %p %r %t लेंगे, हमारी वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, p इंटू
R इंटू टी अपॉन 100। क्योंकि हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ चुके हैं इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर थोड़ा भी मन में डाउट है कि ये सही है कि नहीं तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो, लेकिन अगर पढ़ चुके हो और कॉन्फिडेंट हो तो हटा सकते हो। तो CI निकालना है, उसके पहले A निकालना पड़ेगा। तो A इज इक्वल टू P इंटू POW 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट बंद कॉमा T, है ना। ये तो क्लियर है सबको कैसे निकल रहा है POW वाली? यस मैम। Yes, ma'am. A माइनस P। हमेशा याद रखना कि ये जो अमाउंट निकलता है ये प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, तो A माइनस P होगा ऑलवेज। एंड फिर हम लोग प्रिंट करेंगे। हमें क्या क्या बताना था, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम ऐसे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं इसलिए %f, और फिर देखो यहाँ मैं न्यू लाइन लगा रही हूं ताकि सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगली लाइन में लिखे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू %f SI, CI। देखो ये समझ में आया प्रिंट सबको? इस वाले %f की जगह SI प्रिंट हो जाएगा और इस वाले %f की जगह CI प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा ही चाहते हैं। और बीच में /n लगाने का मतलब है कि अगली लाइन में कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंट होगा। उसके बाद गेट ch and we put a curly brace. So this is the program for calculating both simple interest and compound interest. एक ही प्रोग्राम में हमने दोनों निकाले हैं, सिंपल और कंपाउंड। आया सबको समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं, अभी हम लोग करने नहीं वाले, जस्ट सी दिस प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफरेंस। ये शायद एग्जाम में हमने दिया नहीं था, देना था, ऑफ अ सर्कल। एक ही प्रोग्राम में आपको एरिया भी निकालना है और सर्कमफरेंस भी निकालना है। हो जाएगा? मैम एग्जाम में बहुत सारे। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसमें देखो एक तो हम लोग हैश डिफाइन का यूज करेंगे पाई 3.14, और कितने वेरिएबल्स हमें चाहिए? 3 वेरिएबल्स चाहिए, एक एरिया के लिए, एक सर्कमफेरेंस के लिए और एक रेडियस के लिए, है ना? हाँ राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम इसमें भी वो हैश इंक्लूड मैथ्स वाला लिखना था। नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जब हम लोग एग्जाम में भी तो आया था। एग्जाम में आया था तो चलो हाँ अच्छी बात है, एग्जाम में आया था तो, लेकिन इसमें math.h की जरूरत नहीं है। मैथ हेडर फाइल्स की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम उसके अंदर का कोई फंक्शन जो है वो यूज करने वाले हैं। तो इसमें तो कोई फंक्शन यूज ही नहीं हो रहा है, इसमें तो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। R स्क्वायर तो R हो जाएगा ना बस। मैम R स्क्वायर तो आ रहा है ना, लेकिन बिल्कुल R स्क्वायर के लिए R इंटू R ले लो, R इंटू R हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर R स्क्वायर के लिए POW लगा रहे थे, अगर R स्क्वायर के लिए POW लगा रहे थे तो math.h होनी चाहिए थी, राइट? ओके मैम, दोनों सही है ना मैम? हाँ दोनों सही है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर POW यूज कर रहे हो तो हम डेफिनेटली math.h इंक्लूड करेंगे, और अगर हम नहीं यूज कर रहे तो फिर हम क्यों लगाएंगे? ठीक है, तो जरूरत है तो लगाओ, नहीं जरूरत है तो। अच्छा एक चीज और बता दे स्टूडेंट्स की, अगर आपने लगा दिया math.h और आप उसको नहीं यूज कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स लगा देने से कोई प्रॉब्लम आने वाली, प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली। तो अगर एक आध हेडर फाइल गलती से लग गई है एंड यू आर नॉट यूजिंग देम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ये क्यों लगाया है और ये क्यों नहीं लगाया। बट देन क्यों यूज करें अननेसेसरली जब उसकी जरूरत नहीं है तो। So that completes our operators, and now I am starting with a new chapter. ये अब इस चैप्टर से मैं बोलूंगी कि आज से आप लेटर सी खोलकर और पढ़ सकते हो।
तो जब लेटर सी का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कुछ दूर तक ऐसा लगेगा कि ये सब क्या बता रहा है, मैम ने तो कुछ और बताया है, ये सब तो मैम ने जो बताया है वो सब तो इन्होंने बताया ही नहीं है। सो या ये कुछ अलग बता रहे हैं, तो उसको फर्स्ट चैप्टर, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा शायद ना लगे, लेकिन पढ़ जाना फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर के जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, उनको तुम अच्छे से देखना और उनको पेंसिल से कोशिश करना बुक में ही या कॉपी में कहीं सॉल्व करने की, बिकॉज जिसने उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर लिए उसके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ट्राई करना, और अगर तुम्हें कोई टिपिकल क्वेश्चन लगे कि इसका आंसर वेरीफाई करने की जरूरत है मेरे साथ, तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कि मैम इसका आंसर ये है, या फिर क्लास में कल डिस्कस कर सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन का आंसर एक बार बता दीजिए। तो अच्छा रहेगा। मतलब वैसे मैंने सोचा है कि मैं गूगल फॉर्म बनाऊंगी और तुम्हारे साथ क्विज टाइप का और ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी फर्स्ट चैप्टर के। सो हाँ, ये सही रहेगा, मैं भी यही सोच रही हूँ। और प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जो चीज है, उसके भी अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस चैप्टर में। तो सॉल्व्ड वालों को खुद से करके देखना कि जो कॉन्सेप्ट क्लास में बताया उसके हिसाब से सही आंसर आ रहा है कि नहीं तुम्हारा। तो थोड़ी बहुत मेहनत अपने एंड पे करनी है। ये वाला जो चैप्टर है जो आज मैं शुरू कर रही हूँ, दिस चैप्टर इज ब्यूटिफुली रिटन इन लेटर सी। सो यहाँ से लेटर सी काफी अच्छी लगेगी और यहाँ से लेटर सी फॉलो करनी है हम लोगों को। तो द चैप्टर्स नेम इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। बेसिकली जो डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जहां आगे क्या करेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन अ डिसीजन, वो सी में उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, ये हम लोग बेसिकली आज पढ़ने जा रहे हैं। सो देखो, द थ्योरी इज कि ऐसी कई बार सिचुएशंस होती हैं जहां आगे प्रोग्राम में क्या होगा, दिस इज बेस्ड ऑन अ डिसीजन। यानी हम एक कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगर ट्रू है तो शायद ये करेंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो शायद कुछ और करेंगे। तो जब भी आप इस तरह की प्रोग्राम्स हैंडल कर रहे हो, तो सी में आप डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आप डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सी में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखो, जब हमने एल्गो पढ़ा था तो हम बस इफ देन एल्स जानते थे, लेकिन अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि सी में आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो सी में यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस। आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, आप स्विच केस डिफॉल्ट का यूज कर सकते हो, आप गो टू का यूज कर सकते हो, और आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। सो डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए 4 चीजें अवेलेबल हैं। जो इफ स्टेटमेंट है, इफ देन एल्स, एल्गो में ऐसे लिखते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में देन कीवर्ड नहीं होता, तो इफ एल्स बोलते हैं इसको। तो इफ जो होता है उससे आप कोई सा भी डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक। स्विच केस डिफॉल्ट कुछ खास सिचुएशंस में यूज होता है, हर जगह स्विच केस नहीं यूज हो सकता। तो जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा ध्यान इस बात पे रखेंगे कि स्विच केस डिफॉल्ट कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली गो टू जो है वो एक बेकार चीज है, इट्स अ यूजलेस थिंग, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे हम फिक्स में हो जाते हैं, ऐसी पोजीशन में हो जाते हैं कि कुछ और नहीं समझ में आता है, तो गो टू यूज कर सकते हैं। वैसे गो टू का जो इस्तेमाल है वो डिस्करेज किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन है गो टू जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, पर यूज करने को मना करते हैं। वैसे ही देखो, कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा होता है कंडीशनल ऑपरेटर? व्हाट इज द ऑपरेटर? सिंबल क्या होता है कंडीशनल का? मैम डबल मैम क्वेश्चन मार्क और कॉलन। यस, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, बिल्कुल। सो कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कोलन होता है। जिसने डबल एम्परसेंड बताया है, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, ऐसे नहीं चलेगा काम के बिना पढ़े बस क्लासेस अटेंड करते रहें, ऑफ नो यूज। ध्यान से पढ़ो और रोज रिवाइज करो। सो देखो, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज मैंने आपको दिखाया था कि कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से हमने लार्जेस्ट अमंग 2 नंबर्स करके आपको दिखाया था, लेकिन मैंने वहां ये बात कही थी आपसे कि हर जगह कंडीशनल ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता, बट जहां यूज हो सकता है वहां यूज करो, क्योंकि अच्छी चीज है, इट्स अ गुड थिंग।
सो देखो निष्कर्ष ये निकला इसको पढ़ने के बाद कि अगर कोई डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां मुझे डिसीजन लेने की जरूरत है और उस डिसीजन पे ही आगे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। सो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से इफ के द्वारा हर प्रोग्राम में लिख सकती हूँ, यानी एनी डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एन इफ। तो इफ तो एक ऐसी चीज है जिससे हर प्रॉब्लम डिसीजन बेस्ड हैंडल हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में स्विच केस भी लग सकता है, यानी जो प्रोग्राम स्विच केस से हो रहा है वो इफ से तो हो ही सकता है, लेकिन वो स्विच केस से भी हो सकता है। तो देखो अगर प्रोग्राम स्विच केस से हो सकता है तो स्विच केस शुड बी प्रेफर्ड, इट इज अ गुड थिंग, इट शुड बी प्रेफर्ड। लेकिन स्विच केस की मजबूरी ये है कि हर चीज स्विच केस से नहीं हो सकती, हर जगह हम स्विच केस नहीं लगा सकते। सिमिलरली कंडीशनल ऑपरेटर के लिए भी मैं सेम चीज बोलूंगी कि कुछ डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स कंडीशनल से किए जा सकते हैं, पर मजबूरी है कि हर प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, राइट? बट जो कर सकते हैं उन्हें हमें करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अगेन अ गुड थिंग। सो गो टू को तो डिस्करेज किया जाता है, तो ये बेकार है। सो हर चीज इफ से हो सकती है, कुछ प्रोग्राम स्विच केस से हो सकते हैं, दे शुड बी प्रेफर्ड क्योंकि स्विच केस इज एफिशिएंट। सिमिलरली कुछ प्रोग्राम्स जो इफ से हो रहे हैं वो कंडीशनल से भी हो सकते हैं, अगर हो पा रहे हैं तो इट शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज इट इज अगेन एफिशिएंट। एंड गो टू का यूज जो है दैट इज डिस्करेज्ड। तो देखो कंडीशनल ऑपरेटर मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि कंडीशनल और इफ में क्या कंपैरिजन है, कब हम कंडीशनल नहीं यूज कर सकते हैं, दैट इज द ओनली थिंग आई विल टेल यू। गो टू स्टेटमेंट में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसका आंसर पढ़ना है कि व्हाई इज गो टू डिस्करेज्ड इन प्रोग्रामिंग। स्विच केस डिफॉल्ट एक पूरा चैप्टर है जो पढ़ाएंगे इफ के बाद, और इस चैप्टर में सारा ध्यान इस बात पे रखेंगे कि आप ये समझ पाएं कि स्विच केस कहाँ यूज होता है। तो डेफिनेटली जो प्रोग्राम स्विच से बन पा रहा है, कंडीशनल से बन पा रहा है, वो इफ से तो बन ही पा रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आया समझ में जो मैंने बताया? यस मैम। यस मैम। यस, ये काफी इजी सा स्वीट सा चैप्टर है, इसको बिल्कुल लोड लेके नहीं पढ़ना है, यू हैव टू एंजॉय इट। तो देखो इफ स्टेटमेंट में आप 3 चीजें देखोगे, इफ एल्स देखोगे, इफ और एल्स, देन जैसी चीज है ही नहीं, और नेस्टेड इफ एल्स देखोगे। सी में जब नेस्टेड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी एक इफ के अंदर एक और इफ, उसके अंदर हो सकता है एक और इफ के अंदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। और एल्सिफ लैडर, एल्सिफ लैडर मतलब सीढ़ी होती है, तो एल्सिफ जब बहुत सारे दिखते हैं प्रोग्राम में एक साथ तो एल्सिफ लैडर बोलते हैं, तो ये भी दिखाएंगे आपको। तो इनमें कोई थ्योरी नहीं है, प्रोग्राम के जब प्रोग्राम में मैं यूज करूंगी तो मैं दिखा दूंगी कि देखो इफ के अंदर इफ लगाया है, ये नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम है, ये एल्सिफ लगा दिए तो एल्सिफ लैडर बन गया। तो देखो इफ एल्स पे आते हैं। अच्छा एक चीज और, ये सब कीवर्ड्स हैं, देखो इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, स्विच केस डिफॉल्ट, ये तीनों कीवर्ड्स हैं, गो टू कीवर्ड है। तो इतने कीवर्ड तो हम लोग मेरे ख्याल से अब तक 10-12 कीवर्ड्स तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब देखो कैसे लिखा जाता है इफ एल्स, व्हाट इज द सिंटैक्स। इफ के बाद कंडीशन लिखी जाती है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, यू हैव टू पुट दीज ब्रैकेट्स। और कंडीशन जब भी सी में सिंटैक्स में आप कंडीशन देखोगे तो उसका मतलब ये होता है यहाँ एक ऐसी चीज लिखो जो आइदर ट्रू या फॉल्स इवेलुएट हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरह की चीज जो है दैट मेक्स सेंस, क्योंकि जो कंडीशन लिखी हुई है वो क्या है, ए ग्रेटर देन बी। तो ये जो चीज है ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, तो ये ट्रू या फॉल्स इवेलुएट होगी, तो ये आपने ठीक लिखा है। पर अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं ए प्लस बी, तो ये कोई ट्रू या फॉल्स इवेलुएट नहीं हो रही, हालांकि सी में ये चल जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, लेकिन ये गलत, ये मतलब नॉनसेंस लिखा है तुमने, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो कंडीशन का मतलब ही यही होता है कि कोई ऐसी चीज लिखो दैट इवेलुएट्स टू ट्रू और फॉल्स, यानी कुछ रिलेशनल लिखो या कुछ लॉजिकल लिखो। उसकी जगह a plus b, if a plus b is equal to 3 ऐसे डाल सकते हैं। दिस मेक सेंस। तो देखो 2 ऑपरेटर थे हमारे, रिलेशनल और लॉजिकल, वो इवेलुएट होते थे ट्रू और फॉल्स।
तो यहाँ पर कंडीशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखो जो या तो रिलेशनल एक्सप्रेशन हो या लॉजिकल एक्सप्रेशन हो। जैसा कि तुमने कहा कि a+b greater than 3, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है ना। तो कोई ऐसी चीज लिखनी। ऑल राइट, उसके बाद देखो इफ की कंडीशन लिखने के बाद देन जैसी कोई चीज नहीं लगी, ये कर्ली ब्रेसेस लगे हैं। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर तुम देख रहे होगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मैंने लिखा है, ये ब्लॉक है देन का, और फिर एल्स लगाकर ये ब्लॉक है एल्स का। तो जब हम इफ लिखते हैं उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, और एल्स के बाद जो हमने ब्रेसेस लगा के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ इफ और एल्स के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकता, यू कांट राइट एनीथिंग इन बिटवीन। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं लिख सकते। इफ शुड बी फॉलोड बाय एल्स। तो मैं इस तरीके से बोलूंगी कि ये इफ का ब्लॉक है और ये एल्स का ब्लॉक है, राइट। तो देखो या तो इफ का ब्लॉक चलेगा या एल्स का ब्लॉक चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यहां तक कोई डाउट है बताओ? नो मैम। अब एक और चीज, हाँ मैं कर्ली ब्रेसेस बताने जा रही हूँ। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, अगर इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है और तुम्हें एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, जैसे प्रिंट एफ ए इज लार्जर, मान लो ये लिखना चाहते थे, और एल्स के बाद भी तुम्हें एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, सपोज प्रिंट एफ बी इज लार्जर, इस तरह की कोई चीज, तो आप ये कर्ली ब्रेसेस इन दैट केस आर ऑप्शनल। जब इफ के बाद आपको एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं दे आर ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, बट अगर मोर देन वन स्टेटमेंट लिखने वाले हो तो दीज ब्रेसेस आर इसेंशियल। तो देखो सिंटैक्स में ब्रेसेस लगा के और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब होता है मोर देन वन स्टेटमेंट। तो व्हेनेवर यू आर पुटिंग मोर देन वन स्टेटमेंट इन द इफ ब्लॉक, दीज ब्रेसेस आर एसेंशियल। जब आप सिंगल स्टेटमेंट लिखते हो तो दीज ब्रेसेस आर ऑप्शनल। द सेम इज फॉर एल्स ब्लॉक ऑल्सो। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस या मैम। तो सिंटैक्स में जो है, अगर तुम ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, मोर देन वन स्टेटमेंट लिख रहे हो, और अगर ये ब्रेसेस नहीं लगा रहे हो तो हमेशा एरर आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरर आएगा। ये भी मैं समझाऊंगी आउटपुट दिखा के कि कई सारे क्वेश्चन से आपको ये चीज समझाती हूँ। चलो पहला प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर अमंग टू नंबर्स, यानी हमें बताना है कि दो नंबर्स में से लार्जर कौन सा है। सो लार्जर अमंग टू नंबर्स, लार्जर अमंग टू नंबर्स, वी पुट अ कमेंट लाइन, उसके बाद आई विल जस्ट टेक इट ऑन द नेक्स्ट। जब बोर हो जाना तो बता देना, ठीक है, लेकिन 10:30 बजे के बाद बताना, अभी नहीं। पता चला पहले ही बोर हो गया। तो कॉलेज ओपन है क्या? नहीं, आज बंद है कॉलेज। बुक्स नहीं मिलेगा आज? आज नहीं जाना, कॉलेज बंद है टोटली। बुक्स लेने के लिए आप आज बिल्कुल ना जाएं। वैसे अपने सब्जेक्ट की पीडीएफ में शेयर कर दूंगी आपके साथ, शायद करा हुआ है मैंने क्या? नो, लेट अस सी का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। A3 के एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया था, सो आई हैव इट। ऑल राइट, तो देखो हम लोग दो वेरिएबल्स लेंगे। यस मैम, अगर अपन मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और किसी चीज की बैकअप चाहिए तो ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल होगी वैसे? मतलब बैकअप एज इन बैकअप एज एनी सब्जेक्ट मैम, जैसे आप ही की हो गई तो आप मतलब क्लासेस लगा पाओगे आप? नहीं, देखो ऑफलाइन के टीचर्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे कुछ के तो ओवरलैपिंग है, जैसे A5 में सचिन सर इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में भी सचिन सर पढ़ा रहे हैं। तो A3 में शायद कोई और पढ़ा रहा है, पल्लवी मैम पढ़ा रही है इलेक्ट्रिकल, राइट। सो तुमको सचिन सर से पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह मैथ्स के टीचर्स डिफरेंट हैं, सी के टीचर्स डिफरेंट हैं। तो मतलब तुम जिनसे पढ़ रहे हो वो तुम्हें बैकअप दे देंगे, लेकिन अभी ऐसे बैकअप नहीं मिलेगा कि जैसे अभी तक मेरे पास पढ़े, अब तुम चाहो कि मैं आके ऑफलाइन में तुम्हें अलग से पढ़ाऊं, तो दैट वोंट बी पॉसिबल।
ऐसे कोई डाउट वगैरह है तो यू कैन फाइंड मी एंड आस्क मी, बट आई कांट टेक अ क्लास ओवर देयर, है ना? तुम क्या ऑफलाइन आने की सोच रहे हो? यस मैम। अच्छा, ऐसा क्यों? मैम घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा हो। ओहो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी धैर्य की अभी जरूरत है, बिकॉज सी सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। जब ऐसा हो जाए कॉलेज की तरफ से कि भाई आना ही है, अब कुछ नहीं हो सकता, सबको आना है, तो फिर तो आना ही पड़ेगा। जब तक ऐसा कोई फरमान नहीं आ रहा तब तक इट्स बेटर स्टे बैक एट होम एंड स्टडी। सही बात है। सेमेस्टर से पहले तो लगता नहीं आने। नहीं देखो, आना तो पड़ेगा ही, बिकॉज एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे। जैसे अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों के ऑफलाइन डेट शीट आ गई है, तो उनका हम लोग यहाँ ऑफलाइन ही कंडक्ट कराएंगे। ऐसे ही तुम्हारा भी होगा, लेकिन जब तक कुछ नोटिफिकेशन कॉलेज से नहीं आ रहा है तब तक इट्स बेटर अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। अनटिल अनलेस कोई ऐसी दिक्कत हो कि भाई हमें बिल्कुल समझ नहीं आता और नेटवर्क का इशू हो जाता है, इस तरह की मन नहीं लग रहा है, मुझे इतना वैलिड नहीं लगता। थोड़ा सा और, आई नो यूर यंग स्टूडेंट्स, तुम्हें मन कर रहा होगा, किसी का भी मन करेगा, नया नया एडमिशन हुआ है, कॉलेज चले। मैम हाँ जी। मैम तो हॉस्टल आ गए फिर भी ऑनलाइन ही ले रहे। ये वो अलग बात है, हॉस्टल में आके भी ऑनलाइन ले रहे हो, दैट्स फाइन। देखो, हमें अपना फायदा देखना है। द थिंग इज दैट मैं तो इसमें बिलीव करूंगी फिलहाल कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो। सो अपना फायदा देखो, जहां जो बेहतर लग रहा है अटेंड दैट। सो ठीक है, वहां भी रह के अटेंड कर रहे हो। अटेंडेंस हम ही लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले टीचर्स ही अटेंडेंस दे रहे हैं, ऑफलाइन वालों को भी। ऑफलाइन वाले हमारे पास दे जाते हैं तुम्हारी अटेंडेंस और हम लोग ही लगाते हैं। सो हम ही तुम्हारे मेंटर्स हैं, हम ही तुम्हारे क्लास टीचर्स हैं, हम ही तुम्हारे अटेंडेंस वाले हैं, बट क्लासेस अलग लोग ले रहे हैं। चलो ध्यान से देखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर अमंग टू नंबर्स। मैंने दो वेरिएबल लिए ए बी, फिर क्लियर स्क्रीन लगाया, फिर लिखा एंटर टू नंबर्स, स्कैनफ %d %a %b। फिर मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब इसके बाद देखो, मुझे ऐसे ब्रेसेस लगाने चाहिए थे, लाइक दिस। दिस इज द राइट वे कि मैं ये ब्रेसेस लगाऊं, बल्कि मैं इसको थोड़ा अंदर कर देती हूँ सो दैट आप इफ का है ये समझ पाए। इसको इंडेंटेशन कहते हैं। देखो मैंने थोड़ा खिसका के लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, पुटिंग प्रॉपर स्पेसेस, जिससे कि अलाइन करना चीजों को, ताकि समझ में आए कि कौन किसके अंदर है। तो देखो ये इफ के ब्रैकेट्स रहे, और सिमिलरली एल्स के बाद भी मुझे इस तरीके से कुछ भी कैपिटल्स में नहीं रहेगा, एल्स के बाद भी मुझे ऐसे ब्रेसेस लगाने चाहिए थे, लाइक दिस, एंड ऐसे लिखना चाहिए था। सो दिस इज द राइट वे टू राइट दिस प्रोग्राम। अब देखो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो ये करेंगे जो इसके अंदर लिखा हुआ है, नहीं तो ये करेंगे। क्लियर है? अब देखो ये जो इफ का ब्लॉक है, ये रहा इफ का ब्लॉक, इसमें सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये ब्रेसेस चाहो तो हटा सकते हो, इट डजंट क्रिएट अ डिफरेंस। तो आप चाहें तो उसी तरह एल्स में देखो सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है एल्स के ब्लॉक में, तो आप इन ब्रेसेस को हटा सकते हो, दीज आर ऑप्शनल। लेकिन अगर मोर देन वन स्टेटमेंट लिखा होता तो फिर ये मैंडेटरी बन जाता। बोलो, ये आया समझ में सबको? यस मैम। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे काफी सारी चेंजेस करके आपको दिखाऊंगी। सपोज ए में आपने मुझसे कहा एंटर टू नंबर्स, और मैंने आपको दिया a इज इक्वल टू 3 और मैंने दिया b इज इक्वल टू 5। ठीक, a में मैंने 3 डाला और b में मैंने 5 डाला, और यहाँ पे देखो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया a प्लस b। मैंने आपसे कहा था यहाँ ऐसी चीज लिखो जो आइदर इवेल्युएट्स टू ट्रू और फॉल्स। तो देखो ये अजीब सी बात लिखी है आपने कि अगर a प्लस बी है तो ये करो, नहीं तो ये करो। बट माई क्वेश्चन इज कि विल दिस प्रोग्राम गिव एन एरर और विल दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूट? आपको क्या लगता है, एरर आएगा कि ये चलेगा? एरर आएगा। एरर आएगा मैम। एरर आएगा, एरर। एक मिनट पहले मैं ये बताती हूँ कि इफ काम कैसे करता है। जैसे इफ पे पहुंचते हैं, कंपाइलर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज को इवैल्यूएट करता है। अगर वो ट्रू है तो इफ का ब्लॉक चलाता है, अगर वो फॉल्स है तो वो एल्स का ब्लॉक चलाता है। अब वापस से आते हैं इस प्रोग्राम पे। अब बताओ
कि ये जो है ये एरर देगा या चलेगा, क्या होगा कंपाइलर जब यहाँ बिल्कुल चलेगा चलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू गिव एन एरर। देखो कंपाइलर जैसे ही इफ पे आएगा वो इस चीज को इवेल्युएट करेगा, तो a प्लस बी कितना निकल के आएगा 8, राइट। 8 कैसी वैल्यू है, ट्रू की फॉल्स? ट्रू मैम। हाँ ट्रू क्यों है? बिकॉज इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू, राइट। यस मैम। ट्रू क्यों है? बिकॉज इट्स अ नॉन जीरो वैल्यू। तो अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे तो इसका आंसर आएगा 3 इज लार्जर। तो ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम एरर दे रहा है, बट देखो ये आउटपुट भी दे रहा है, एरर भी नहीं दे रहा, बिल्कुल चल भी रहा है, लेकिन देखो वो नहीं आया जो हम चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक अजीब सी चीज लिखी है, एक नॉनसेंस चीज लिखी है, डजंट मेक एनी सेंस, बट इट इज नॉट एन एरर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो यहाँ पर हमेशा ऐसी रिलेशनल या लॉजिकल चीज का सेंस बनता है। ऐसी चीज लिख रहे हो तो तुम कुछ सेंस बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोग्राम चलेगा नहीं। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं ऐसा लिख देती तो ये प्रोग्राम चलता कि नहीं चलता? चलता कि नहीं चलता? इसका आंसर कैसे निकाल रहे हो? इस चीज को इवेल्युएट करो, ए एंड बी। तो देखो ए में 3 है और बी में 5 है, यानी मैं पूछ रही हूँ 3 and 5। तो एंड ऑपरेटर कैसा आंसर देता है, या तो ट्रू या फॉल्स। 3 क्या माना जाएगा? ट्रू, क्योंकि नॉन जीरो है, और 5 क्या माना जाएगा? वो भी ट्रू माना जाएगा बिकॉज इट्स नॉन जीरो। तो ट्रू एंड ट्रू का आंसर कैसा आएगा? ट्रू। और आंसर आ जाएगा 3 इज लार्जर, यानी ये भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो नॉट एन एरर। बट अगेन एक तुमने ऐसी बेकार सी चीज लिखी है, दिस डजंट मेक एनी सेंस। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम्स चलेंगे नहीं, लेकिन क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी देखना जरूरी। सिर्फ खुश नहीं हो जाना है कि हाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा है चल रहा है। अच्छा बताओ, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं ए, अब चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? नहीं बेटा एक मिनट सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। कंपाइलर इसको इवेल्युएट करता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। तो कंपाइलर इसके अंदर आया, उसने ए को देखा, वो अब ए अकेले लिखा हुआ है, तो वो चेक करेगा कि ए ट्रू है कि फॉल्स। तो ए कैसा है? फॉल्स। कैसे फॉल्स? कैसे? ट्रू है ना, ए की वैल्यू 3 है ना। हाँ एक मिनट, जिस बच्चे ने कहा ए की वैल्यू 3 है ना, तो ए की वैल्यू 3 है, इसीलिए तो वो ट्रू है। व्हाट इज ट्रू इन सी? एनीथिंग दैट इज नॉन जीरो। जो नॉन जीरो चीजें हैं वो ट्रू मानी जाती हैं, और जीरो अकेला फॉल्स माना जाता है। तो आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट कि देखो इफ ए, उसने चेक किया इफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है तुमने? 3, जो कि 0 नहीं है, इसलिए इसको ट्रू मानेगा। और इस केस में भी आउटपुट क्या आ जाएगा? 3 इज लार्जर। आई बात समझ में? यस मैम। राइट। अब मैं अगर ऐसा लिख दूं इफ 1, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा मैम। चलेगा 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 चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? 1 कैसी वैल्यू है? ट्रू। कंपाइलर तो ब्रैकेट के अंदर जाके देख रहा है बस कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो अंदर गया तो उसने 1 देखा, 1 क्या होता है? ट्रू होता है। तो इस केस में भी आंसर आएगा 3 इज लार्जर, राइट? यस मैम। अगर मैं ऐसा कर दूं चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा मैम। आंसर क्या आएगा? आएगा बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कर दूं चलेगा कि नहीं चलेगा? -100 फॉल्स होगा। क्यों? -100 जीरो होता है? नहीं, -100 क्या जीरो होता है? नहीं, -100 क्या जीरो होता है? चलेगा मैम। -100 इज नॉट जीरो। तो ये भी जो है ट्रू माना जाएगा। ये जीरो थोड़ी ना है, जीरो होता तो फॉल्स मानते, ये तो ट्रू है। तो फिर आंसर आएगा 3 इज लार्जर। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? अगर मैंने लिखा है इफ 0, मैम 5 इज लार्जर। 5 इज फॉल्स मानेगा।
यस, ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ नॉट जीरो, इफ नॉट जीरो लगा दूं तो चलेगा मैम आएगा, क्योंकि नॉट जीरो का मतलब है वन, वन का मतलब है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? 3 इज लार्जर। अच्छा अगर मैं नॉट 5 कर दूं तो मैम 5 मतलब है फॉल्स, क्योंकि 5 एक ट्रू वैल्यू है, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा? फॉल्स। तो क्या आंसर आएगा? 5 इज लार्जर। आया समझ में? यस मैम। सो द कॉन्सेप्ट इज कि इफ के अंदर जो चीज आप लिखते हैं उसको कंपाइलर इवेलुएट करता है, देखता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो इफ के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज एनीथिंग अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी ट्रू माना जाता है, और सिर्फ जीरो ऐसी चीज है जो फॉल्स माना जाता है। यस बोलो। इनफाइनाइट डालेंगे तो इनफाइनाइट जैसा सी में कुछ डाल ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ना लूप, कोई वेरिएबल में इनफाइनाइट वैल्यू नहीं डाल सकते, कोई लूप इनफाइनाइट नहीं चला सकते, इनफाइनाइट जैसा कोई चीज आप डाल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ लूप इनफाइनाइट टाइम्स चल जाता है, क्योंकि आप कंडीशन कुछ गलत डाल देते हो। बट इनफाइनाइट जैसा जो मतलब इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? देयर इज नो वैल्यू फॉर इनफाइनाइट, राइट? तो वो सिंबल इनफाइनाइट का इट कैन नॉट बी पुट इन। तो यहाँ इनफाइनाइट जैसी चीज नहीं डाली जा सकती। ठीक है, मैं यहाँ कुछ बताना सी या डी ले कैरेक्टर ले तो क्या ले? अच्छा कैरेक्टर ले, ओके अगर कैरेक्टर लेते हैं ना तो इट डिपेंड्स। अगर कैरेक्टर लेते हैं तो तुम अगर कैरेक्टर कांस्टेंट जैसे ले रहे हो तो उसका ASCII वैल्यू को देखेगा, तो वो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू से ही वन या मतलब नॉन जीरो या जीरो ही निकालता है। वो उसका इवेल्युएशन कंडीशन का ऐसे ही होता है। तो अगर जैसे तुमने यहाँ ऐसे लिख दिया होता, सपोज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इसका मतलब ए इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, तो ए की ASCII वैल्यू उठाता विच इज 65 विच इज ट्रू, तो इन दैट केस भी ये वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट होता। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, इसका जरा आंसर बताना। पहले तो ये बताओ कि ये चीज आती है ना कैलकुलेट करनी? या मैम हाँ, तो जरा बताओ कि इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले माइनस होगा कि मॉड होगा? मॉड होगा मॉड। 2 mod 5 कितना होता है? 2 होता है। 2 minus 2 कितना होता है? 0। क्या आंसर आने वाला है? 5 is larger। चलो वेरी गुड, आपको ये समझ में आ गया। अब देखो मैं ब्रैकेट समझाने जा रही हूँ। मैं ये कंडीशन तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई कि यहाँ क्या लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे तो क्या आएगा एंड ऑल दैट। अब देखो मैंने आपसे कहा कि इफ के बाद ब्रेसेस लगाना जरूरी होता है, बट अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो ब्रेसेस आर ऑप्शनल। अब मान लो मैं ब्रेसेस नहीं लगाती हूं और मैं 2 स्टेटमेंट लिख देती हूँ, समथिंग लाइक दिस, printf hello, ऐसे मैंने लिख दिया, तो क्या होगा? तो देखो आपने इफ के बाद 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो ब्रेसेस लगाने ही चाहिए थे। अगर आपने ब्रेसेस नहीं लगाए और आपने एल्स लिखा है तो एरर आएगा। और वो एरर क्या आएगा? देखो मैं एरर बता रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी कॉमन जो आता ही है, मिसप्लेस्ड एल्स। कभी भी अगर आपको मिसप्लेस्ड एल्स दिखाई दे एज एन एरर, तो उसका मतलब यह है कि आपने एल्स लिखा हुआ है और इफ के ऊपर जो स्टेटमेंट्स है उनमें ब्रेसेस नहीं लगाया हुआ है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ के ब्लॉक के बाद एल्स आना चाहिए। अब अगर तुम नहीं लगाओगे तो कंपाइलर के हिसाब से इफ का ब्लॉक इतना सा है, क्योंकि ब्रेसेस कब नहीं लगाते हैं? जब सिंगल स्टेटमेंट लिखना होता है। तो कंपाइलर के हिसाब से तो ये रहा इफ का ब्लॉक, क्योंकि तुमने ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज है printf hello, जो कि एल्स और इफ के बीच में आ रही है। सो दिस इज एन एरर, और एरर कौन सा है? मिसप्लेस्ड एल्स। आई बात समझ में? यस। देखो अब अगर ये एल्स नहीं होता
अगर ये एल्स नहीं होता तो फिर कोई एरर नहीं आता। उसका रीजन क्या है कि इफ अपना ब्लॉक ये समझता कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे सिर्फ ए इज लार्जर प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रेसेस नहीं लगाए। तो कंपाइलर के हिसाब से अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो सिर्फ हमें प्रिंट एफ ए इज लार्जर करना है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये करेगा, और करने के बाद वो हेलो प्रिंट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे के दिखाती हूँ। सपोज मैंने यही ए 3 और 5 ले रखे, या इसको मैं पहले बड़ा कर देती हूँ। सपोज मैंने ए में 8 दिया और बी में 5 दिया। तो वो यहाँ आएगा, चेक करेगा क्या 8 5 से बड़ा है, यस। तो वो प्रिंट करेगा ए इज लार्जर, और फिर प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक। लेकिन अगर ऐसा इनपुट है, ए में छोटी वैल्यू है, बी में बड़ी वैल्यू है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। होगी ना फॉल्स? वो फॉल्स होगी तो वो इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इफ का ब्लॉक है। इसमें कब जाते हैं? जब कंडीशन ट्रू होता है। तो अभी तो कंडीशन फॉल्स है, तो वो इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, वो इस लाइन को स्किप कर देगा, क्योंकि ये इफ का ब्लॉक है। और वो सीधे जंप करके आ जाएगा प्रिंट एफ हेलो पे। तो अगर ये तुम्हारे इनपुट्स हैं तो आंसर आएगा हेलो। और अगर 8 और 5 तुम्हारे इनपुट्स हैं तो आंसर आएगा 8 इज लार्जर एंड हेलो। आई बात समझ में? यस मैम। ऑल राइट। अब देखो, इस प्रोग्राम को देखने के बाद ये पता चला कि इफ के साथ एल्स हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इफ अकेला हो सकता है, बट एल्स अकेला नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे प्रोग्राम में एल्स लिखा है तो उसका इफ ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि इफ के साथ एल्स आता है। लेकिन इफ अकेला भी हो सकता है। तो देखो यहाँ मैंने एल्स कहाँ लगाया है, लेकिन मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए इज लार्जर प्रिंट होगा, और अगर बी बड़ा होगा तो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। तो देखो बिना एल्स के ये चल रहा है, राइट। तो अकेला इफ भी हो सकता है। देखो इस चैप्टर का नाम ही इनफैक्ट इफ स्टेटमेंट है। तो इफ अकेला हो सकता है, और इफ एल्स के साथ भी हो सकता है। जब हम लोग एल्गो पढ़ते थे तब हम लोग कहते थे कि नहीं, इफ देन एल्स सब बताना पड़ेगा। लेकिन अब बताने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियस है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। तो हमेशा एल्स लगाएं ऐसा जरूरी नहीं है। सो एल्स लगाने का फायदा ये होता है, एल्स लगाने का एडवांटेज ये होता है कि देखो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये भी प्रिंट करेगा और हेलो भी प्रिंट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं प्रिंट करेगा पर हेलो प्रिंट करेगा। तो हेलो तो हर हाल में प्रिंट हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं भाई हेलो सिर्फ तब प्रिंट हो जब ए बी से बड़ा ना हो, तो एल्स लगाओ। अगर आप एल्स के अंदर कुछ लिखते हो तो वो चीज होगी ही नहीं अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो। अगर कोई चीज ऐसी है तो एल्स लगाना मैंडेटरी है। आया है समझ में यहाँ तक आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो हम यूजर से एक नंबर मांगेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो इवन है कि ऑड। कैसे पता लगता है नंबर इवन है कि ऑड? मैम 2 से डिवाइड करना। डिविजिबल बाय 2। रिमाइंडर चेक करते हैं। ओके जिसका ओके रिमाइंडर सो 0। ओके सो आई वांट यू गाइस टू राइट। अपनी अपनी कॉपी में जरा लिखो। मैं 1 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद मैं रैंडमली पूछूंगी जिससे वो बताएगा कि कैसे लिखना है। सो टेक अ 1 minute एंड राइट इट डाउन। आई होप यू हैव योर कॉपीज विद यू। आप रजाई में घुस के ना पढ़ रहे हो। हम्म। मैम प्रोग्राम या बस एल्गो लिखना है? प्रोग्राम। एल्गो तो लिखना ही नहीं है, प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, जल्दी से प्रोग्राम लिखो।
हो गया प्रोग्राम? नो मैम। डन मैम। डन? ऑल राइट, तो चलो। यस मैम। यस, सो मैं ऊपर का पार्ट लिख लेती हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, राइट, हैश इंक्लूड। मैम आपने पीपीटी शेयर किया है? स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा बेटा, एक मिनट। मैंने बीच में बंद कर दी थी स्क्रीन शेयर। अब दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। चलो बताओ, कितने वेरिएबल्स चाहिए हमें टोटल? 2 चाहिए। क्यों? मैम एक चाहिए। हमें तो एक ही चाहिए, 2 क्यों चाहिए? सिर्फ इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक नंबर इनपुट कराना है और उसको बताना है कि वो ऑड है कि इवन। तो हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, तो इंट नम ले लेते हैं एंड देन वी पुट अ क्लियर स्क्रीन। ठीक, अब बताओ, चलो नियाज बताओ इसके बाद क्या लिखें? enter a number in num. एंटर अ नंबर इन नम। चलो, इन नम की जरूरत नहीं थी, लेकिन इट्स ओके अगर ऐसे लिख रहे हो, क्योंकि देखो ये जो प्रोग्राम है न्याज, ये जिनके लिए हम लिख रहे हैं उनको क्या पता है कि ये नम वम क्या है। ये तो प्रोग्रामर जानता है ना कि नम नाम का एक वेरिएबल है। जो इसको यूज करेगा वो तो बस ये सुनना चाहेगा कि एक नंबर। अब जब तो ये ज्यादा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखें बताओ? scanf %d ampersand num। ऑल राइट, चलो मानस नेक्स्ट बताओ। मानस, आर यू देयर? चलो, कौन बताएगा नेक्स्ट? फिर वॉलंटियर करिए। मैम मैं आए बताओ। यस यस प्लीज। मैम इफ num mod 2 num mod 2 double is equal to 0। 0, वेरी गुड। मैम नीचे फिर कर्ली ब्रेसेस, अच्छी आदत है, लगाओ। ओके मैम। प्रिंटफ ब्रैकेट में डबल कोटेशन डाल के %d फिर is even वेरी गुड वेरी गुड। डबल कोटेशन क्लोज। मैम अंदर में वेरिएबल नहीं डाला। अच्छा, हाँ वेरिएबल नहीं डाला, गुड। यस मैम। कॉमा नम। कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। यस मैम एल्स। और फिर मैम नेक्स्ट में फिर कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट में फिर कर्ली ब्रेसेस। और फिर मैम प्रिंटफ मैम ब्रैकेट में डबल कोटेशन %d is odd वेरी गुड। डबल कोटेशन क्लोज कॉमा नम और फिर मैम कर्ली ब्रेसेस बंद क्लोज एंड फिर गेट ch वेरी गुड।
बिल्कुल ठीक, मतलब ये प्रोग्राम अगर आपने लिखा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता। देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैम So, मैंने yes. थोड़ी अलग तरीके से लिखा। क्या लिखा है बताओ? मैम स्क्रीन शेयर करूं क्या? नहीं, बता दो। ऐसे स्क्रीन कर मैम नहीं पाओगे ना शेयर, फिर प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा। हाँ बताओ। लैपटॉप पे लिखा है मैंने। अरे तो बोला तो जा सकता है लैपटॉप में देख देख के। मैम इंक्लूड stdio डॉट h int main curly braces int a number printf int a number oh sorry int number sorry int number वेरिएबल का नाम नंबर रखा है आपने? yes मैम। चलो ठीक है। printf brackets semicolon enter an integer ये brackets में सेमीकोलन नहीं है, डबल कोट्स है। डबल कोट सॉरी डबल कोट। फिर नेक्स्ट लाइन scanf %d कॉमा एंड नंबर एम्परसेंड नंबर एम्परसेंड यस मैम राइट। फिर एंड यहाँ उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है इफ num % 2 is नम equals नहीं, तुम्हारा वेरिएबल तो नंबर है ना, तो नम कैसे लिख सकते हैं? नम, यहाँ नंबर आएगा। नंबर if number %2 is equals to 0 printf bracket %d is even else printf %d is odd returns that's it। फिर %d के बाद ऑड के बाद नंबर लिखा है कि नहीं कॉमा लगा के? यस मैम नंबर लिखा है। ठीक है, तो तुम्हारा प्रोग्राम सुनने के बाद जो मुझे लग रहा है वो ये कि एक तो तुमने CLR SCR नहीं लगाया है और एक तुमने गेट CH नहीं लगाया है ना। ये दोनों क्योंकि तुमने नहीं लगाया है इसलिए तुमने कोनियो नहीं यूज किया है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट वाइज दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन तुम गेट CH क्यों लगाते हो? बिकॉज आउटपुट तुम्हें दिखेगा नहीं। एक बार क्लियर स्क्रीन ना लगाओ समझ में आता है, बट गेट CH तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बार बार फिर आउटपुट पे जाके आउटपुट चेक करना। काम कर देगा ना? नहीं, रिटर्न 0 वो काम नहीं करेगा। रिटर्न 0 तो सिर्फ इंट मेन को सेटिस्फाई करेगा। रिटर्न 0 कांट डू दैट वर्क जो गेट CH कर रहा है। समझ में आई बात? मैम मैं इसमें यूज कर रहा ना मैम, मैं conio.h यूज कर रहा तो इसमें एरर बता रहा है। कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो? Xcode। हाँ, तो ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वहां गेट CH की जरूरत नहीं पड़ रही। व्हाट वी आर स्टडिंग इज अकॉर्डिंग टू टर्बो C++ कंपाइलर। तो ये तुम्हारी बात मैं मान सकती हूँ कि कोनियो में वो एरर दे रहा है इसलिए तुम गेट CH नहीं लगा रहे, बट जो काम गेट CH करता है वो रिटर्न 0 नहीं करता। गेट CH C का एक फंक्शन है जो कैरेक्टर इनपुट कराता है, और रिटर्न 0 कोई इनपुट स्टेटमेंट नहीं है, वो तो रिटर्न स्टेटमेंट है, वो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये मत बोलो कि जो काम गेट CH करता था वो रिटर्न 0 कर रहा है, वो नहीं हो रहा, बट प्रोग्राम फिर भी तुम्हारा चल रहा है, दैट इज फाइन। तो द थिंग आई हैव अंडरस्टूड इज कि तुमने कोनियो नहीं यूज किया है, एक्सेप्टेड, बिकॉज तुमने क्लियर स्क्रीन गेट CH नहीं लगाया है। और दूसरा जो चेंज मैंने देखा वो ये था कि तुमने इंट मेन लिया है, हम लोग वॉइड ले रहे हैं, तुमने इंट मेन लिया है। अगर ये इंट मेन ले रहा है तो इसको यहाँ पर रिटर्न 0 करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट। तो ये रिटर्न 0 कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा चेंज जो मुझे दिखा वो तुमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए इफ और एल्स के बाद, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इफ के ब्लॉक में सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस कैन बी स्किप्ड, एंड सिमिलरली एल्स के बाद सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस आर ऑप्शनल, हटाए जा सकते हैं। बट देन मैंने स्पेशली बोला कि लगाओ, क्योंकि आदत डालो। अगर हम हटाने की आदत डाल लेंगे तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी बिना ब्रेसेस लगाए लिखने की आदत डाल लेंगे। तो शुरू के 8-10 प्रोग्राम में तो आदत डालो, ब्रेसेस लगा लगा के लिखो, बट हाँ पता होना चाहिए कि ऑप्शनल होता है। सो ठीक है, दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू मेरे ख्याल से, है ना? So what do you say, students? Should I stop over here? And yes, Niyaz, you want to ask something? No, ma'am. Hand raise किया था उस टाइम पे मैं। Okay. So do you want to continue या should I stop? No, ma'am. Physics पढ़ना है मैम। Physics का भी क्लास है क्या आज? नहीं मैम, थोड़ा खुद से पढ़ना है। रिवीजन भी तो करना रहता है। हाँ ठीक है, I'll stop over here and if का concept हमें पता चले। डाउट्स था मैम फर्स्ट टॉपिक से। बोलो। मैम वो बुक का था मैम, कल लेके आएंगे उसका क्वेश्चन, दोस्त किताब ले गया मेरी।
ठीक है, ले आना फर्स्ट उसका है तो ले आना डाउट्स, और अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर और मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज के पूछ सकते हो। हाँ, और मैम All right, नोट्स क्या students. होगा? नोट्स हाँ, नोट्स का जस्ट अ मिनट नोट्स में अभी शेयर कर दूं, बिकॉज फिर वो चीज रह जाएगी। मैम फ्राइडे तक सबमिट करना है नोट्स? सबमिट अभी नहीं करना है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि लिख लो। बार बार ये चीजें सबमिट मतलब डंडा लेके ही काम कराएं, वो ठीक नहीं है। जैसे ही खत्म हो जाए टॉपिक फटाफट लिख लिया करो, जैसे ही अपलोड करें मेक श्योर कि आप लिख लो उसको। सो मैम ड्राइव का लिंक टॉपिक दोबारा, बाकी सब लिखा हुआ है। मैम ड्राइव का लिंक भी दे दीजिएगा। हाँ, वही दे रही हूँ बेटा, वही दे रही हूँ। सो चैट बॉक्स में लिंक फॉर A3, दिस इज लिंक फॉर A3 सेक्शन। हालांकि नोट्स दोनों के बराबर ही हैं, बट देन हमेशा के लिए लिंक होना चाहिए। सो लिंक फॉर A3 मैंने भेज दिया है, देखो हैव यू रिसीव्ड दैट चैट बॉक्स पे? यस मैम। यस, तो इस लिंक को प्लीज कॉपी करके और अपने मोबाइल में या व्हाट्सएप पे भेज के अपने आप को कहीं पर रख लो इसको, सो दैट बार बार ना मांगना पड़े। एंड A5 के स्टूडेंट्स का लिंक मैं दे रही हूँ। मैम चैट बॉक्स शो ही नहीं हो रहा। हो तो रहा है, शो ही नहीं हो रहा चैट बॉक्स। मैम A5 में नहीं हो रहा चैट बॉक्स। क्यों भाई, हमारे A5 में क्यों नहीं शो हो रहा? रेस्ट्रिक्ट कर रखा होगा, कोई बात नहीं। तो मैं काम करती हूँ, मैं रोशन को भेज देती हूँ। रोशन तुम अनऑफिशियल उस पे डालना, ऑफिशियल पे नहीं, ठीक है? सो रोशन को मैंने भेज दिया नोट्स का लिंक, ठीक, क्योंकि रोशन का व्हाट्सएप मेरे पास था। सो आई हैव सेंट इट ओवर देयर। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब अपना जो है जाकर पढ़ाई करो, नोट्स कंप्लीट कर लेना। A3 को मिल गया ना लिंक? यस मैम, मिल गया। ऑल राइट, रोशन मेक श्योर कि सबको मिल जाए और अनऑफिशियल पे डाल देना। ऑल राइट, थैंक यू बच्चों, यू कैन लीव। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।